बुक बाइट्स में स्वागत है, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों के शक्तिशाली विचारों को छोटे और आसान समरीज में बदला जाता है। हाँ। अगर किसी के पास मोटी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो हम कुछ ही मिनट में सबसे जरूरी लेसन्स यहाँ लाते हैं। बिल्कुल, चाहे पैसे की बात हो, माइंडसेट की या सक्सेस की, सब कुछ इस डीप डाइव चर्चा में मिलेगा। तो सोचिए, अगर मैं कहूं कि हमारे नए साल के रेजोल्यूशंस इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमने शुरुआत में ही अपना टारगेट बहुत बड़ा रख लिया था। सही बात है, बड़ा सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब बात आदतों की आती है ना, तो शायद हमारा दिमाग इस रातों रात बदलाव वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाता। वही ना, हम चाहते हैं कि कल से ही हम रोज सुबह 5 बजे उठें, जंक फूड पूरी तरह बंद कर दें और अपनी सारी फिजूल खर्ची रोक दें। और नतीजा? 1 या 2 हफ्ते बाद हम थक हार कर वापस उसी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब जुड़ सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है। खैर, मोटिवेशन तो शुरुआत के लिए ठीक है, पर असल प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में होती है। हम एक ही झटके में अपनी पूरी जिंदगी का ढांचा बदलना चाहते हैं। और ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से एक झटके जैसा होता है। फिर जब हम एक भी दिन चूक जाते हैं तो हम खुद को दोषी मानने लगते हैं और पूरा प्लान वहीं छोड़ देते हैं। यही वजह है कि आज हम जिस कॉन्सेप्ट की तह तक जाएंगे वो इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। आज हम सैरा हार्वी की किताब काइजन पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार किताब है। इसमें लेखिका ने अपनी कहानी बताई है। सितंबर 2017 में लंदन की थकान और राजनीतिक माहौल की घबराहट से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अरे हाँ, उन्होंने सब छोड़कर जापान बसने का फैसला किया था, है ना? बिल्कुल। वो वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी जी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उस थकान ने घेर लिया जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। ओह, बर्नआउट आजकल ये बहुत आम हो गया है। तो जापान जाकर क्या बदला? जापान उनके लिए सिर्फ एक नया देश नहीं था, बल्कि जीने का एक नया नजरिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि दैनिक जीवन में एक अलग ही तरह की शांति थी। अच्छा, पर जापान में तो लोग बहुत मेहनती और व्यस्त होते हैं ना? हाँ, वहां भी लोग बेहद मेहनती हैं, लेकिन उस व्यस्तता के बीच उनकी दैनिक आदतों में एक ठहराव था। उसी माहौल ने उन्हें रुक कर अपने खुद के रूटीन्स को देखने का मौका दिया। और वहीं उनका परिचय काइजन से हुआ, जिसका जापानी भाषा में अर्थ है अच्छा बदलाव। एग्जैक्टली। और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे जीवन के बड़े और डरावने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय यानी मैनेज होने वाले कदमों में बांटकर एक स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। मतलब ये काइजन फिलॉसफी उस क्विक फिक्स वाले नजरिए के बिल्कुल उलट काम करती है। हम इसे जानकारी का एक ऐसा शॉर्टकट कह सकते हैं जो सच में असरदार है। सही कहा। तो इस अच्छे बदलाव की शुरुआत किसी नए काम से नहीं, बल्कि पुराने कामों को देखने से होती है। काइजन का पहला कदम है अपनी मौजूदा आदतों का एक सच्चा आकलन करना। एक इन्वेंट्री लेने जैसा, बिना खुद को जज किए। बिल्कुल। बिना खुद से झूठ बोले, ये समझना कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। लोगों को लगता है कि काइजन सिर्फ टोयोटा जैसी कंपनी की सफलता के लिए है या मरी कोंडो की सफाई करने की टेक्निक तक सीमित है। हाँ, मैंने भी पहले यही सुना था, पर इसे तो हम अपनी आम जिंदगी में भी उतार सकते हैं ना, जैसे हेल्थ, काम, पैसे या रिश्तों में। हाँ, और जब हम इन्वेंट्री ले लेते हैं तो वहां से शुरू होता है इसका सबसे दमदार हिस्सा, जिसे 1% रूल कहते हैं। 1% रूल। इसका मतलब शुरुआत में बस छोटी जीतें या क्विक विंस हासिल करनी है। सही पकड़े हैं। इस नियम के मुताबिक आपको बस एक छोटा सा बदलाव करना होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये एक बड़े समुद्री जहाज की दिशा बदलने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब समुद्र के बीच में एक विशाल जहाज को मोड़ना होता है तो कप्तान स्टीयरिंग व्हील को एक झटके में पूरा नहीं घुमाता, वरना इतना बड़ा जहाज अपना संतुलन खो देगा। बिल्कुल, उसकी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव किया जाता है। हाँ, और एक पल के लिए लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन समय के साथ और समुद्र में थोड़ा आगे बढ़ने पर उस 1 डिग्री की वजह से मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। क्या बात है। और जहाज वाला उदाहरण इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी पर भी सटीक बैठता है। साइकोलॉजी कैसे? देखो, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसका काम है खतरे को भांपना। ओह, तो जब हम अचानक से दिमाग को बोलते हैं कि मुझे अगले महीने तक 20 किलो वजन कम करना है, तो एमिगडाला को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संकट है। वो डर पैदा करता है और दिमाग फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। अच्छा। असफलता का डर इतना हावी हो जाता है कि हम काम शुरू ही नहीं करते। एग्जैक्टली।
इसीलिए जब बड़े लक्ष्यों को छोटे सवालों में बांट दिया जाता है तो दिमाग से असफलता का डर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब जब हम लक्ष्य को छोटा करते हैं तो हम अपने ही दिमाग के डर वाले रडार को चकमा दे रहे होते हैं। हाँ, काइजन दिमाग के डर वाले हिस्से को शांत रखता है। जब आप सोचते हैं कि मैं आज बस 5 मिनट चलूंगा, तो अमिगडाला कोई डर पैदा नहीं करता। क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है। और जब हम इन छोटे कदमों को लगातार मापते हैं, ट्रैक करते हैं, तो एक नई हिम्मत मिलती है। सही कहा। अब सिद्धांत समझने के बाद इसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाले क्षेत्रों पर लागू करने की बात आती है, यानी दफ्तर और आर्थिक स्थिति। हाँ, काम और पैसे। जापान में ओवरवर्क का खतरा बहुत ज्यादा है। वहाँ कारोशी का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है काम के बोझ से मौत। ये सच में डरावना है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस की अहमियत समझना जरूरी है। दफ्तर में 5 मिनट की लंच ब्रेक मेडिटेशन बहुत काम आती है। और मुझे याद आ रहा है, इसमें एक्सेटर यूनिवर्सिटी की 2014 की एक स्टडी का जिक्र भी था। हाँ, उस स्टडी में पाया गया था कि अगर वर्क स्पेस खुशनुमा हो तो प्रोडक्टिविटी 15% तक बढ़ जाती है। पर मेरा एक चुनौती भरा सवाल है यहाँ पर। आजकल के इस हसल कल्चर में जहां हर वक्त अवेलेबल रहना जरूरी समझा जाता है, क्या काम के बाद ईमेल्स बंद कर देना सच में प्रैक्टिकल है? ये उलझन लाजमी है, पर बाउंड्रीज तय करना लंबे समय के करियर सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। हसल कल्चर आपको थोड़े दिन आगे दिखा सकता है, पर लंबा नहीं चलेगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी के ढांचे को समझना ही असल काइजन है। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं और कुछ इवनिंग। जब हम उस एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं तो बिना घंटे बढ़ाए एफिशिएंसी बढ़ती है। सही है। अब दफ्तर और पैसों की बात आई है, तो काकेबो मेथड क्या है? ककेबो एक बहुत ही शानदार जापानी तरीका है। अक्सर जब पैसे बचाने की बात आती है तो हम खर्च काटने लगते हैं और डेप्रिवेशन महसूस करते हैं, यानी कमी का एहसास होता है। हाँ, लेकिन ककेबो कहता है कि अपनी आर्थिक आदतों का आकलन करो, ताकि बिना किसी कमी के अपने मूल्यों के हिसाब से पैसे खर्च किए जा सकें। मतलब फिजूल खर्ची रोको, पर जो चीजें दिल को खुशी देती हैं उन पर ध्यान दो। एग्जैक्टली। अब दफ्तर और पैसों को सुलझाने के बाद चर्चा इस बात पर आती है कि हमारा आसपास का माहौल और नए शौक हमारे दिमाग पर क्या असर डालते हैं। घर की बात करें तो जापान में लोग छोटी जगहों में रहते हैं। हाँ, और इसलिए मिनिमलिज्म और वस्तुओं के प्रति उनका नजरिया अलग होता है। टाइडी करने की टेक्निक्स जगह को बेहतर बनाती हैं और फिजिकल स्पेस की शांति दिमाग को भी शांत करती है। शांत दिमाग के साथ हम नई शौक या हॉबी शुरू कर सकते हैं। विंसेंट वैन गो का एक कोट याद आ रहा है मुझे। हाँ, वो कोट बहुत प्यारा है। महान चीजें तब होती हैं जब छोटी छोटी चीजों की एक श्रृंखला को एक साथ लाया जाता है। बिल्कुल। नए शौक धीरे धीरे शुरू करने चाहिए ताकि वे बोझ ना लगें। जैसे शिनरिन योको, जिसे फॉरेस्ट बेथिंग कहते हैं। सही कहा। पेड़ पौधों के बीच समय बिताने से आराम मिलता है और स्ट्रेस कम होता है। अगर हम नए शौक को एक मिट्टी के छोटे बीज की तरह सोचें, जिसे रोज सिर्फ 2 बूंद पानी की जरूरत होती है। हाँ, ना कि एक दिन में पूरी बाल्टी भर पानी की जिससे वो डूबी जाए। सही पकड़े। पर सफर हमेशा आसान नहीं होता। काइजन एक जीवन भर का सफर है, इसलिए रुकावटों या स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के लिए पहले से प्लान बनाना जरूरी है। जैसे अगर किसी को अल्कोहल कम करना है तो पार्टी वाले दिन के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, ताकि उस वक्त दिमाग भटके नहीं। बिल्कुल। और जब चीजें मुश्किल लगने लगें तो लक्ष्यों को और भी छोटा कर लेना चाहिए। और इसमें दोस्तों और परिवार का सपोर्ट कितना बड़ा रोल निभाता है ना। एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। हाँ, उनका सपोर्ट गिरने पर संभाल लेता है। और आदतें तभी टिकती हैं जब मानसिक शांति हो। इसलिए आखिरी पड़ाव इस फिलॉसफी के भावनात्मक हिस्से पर है। भावनात्मक हिस्सा? जी, मतलब माइंडफुलनेस। हाँ, शिनशिन इचिनियो का कॉन्सेप्ट, जिसका अर्थ है शरीर और मन का एक होना। जैसे माइंडफुल ईटिंग, जिससे भोजन का पूरा आनंद मिलता है और ओवर ईटिंग कम होती है। एग्जैक्टली। और इसमें सेल्फ केयर भी शामिल है, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट जर्नल मेंटेन करना और अपने आप के प्रति नर्म रवैया अपनाना। जापानी कहावत है ना, एक 7 बार गिरो 8वीं बार उठ खड़े हो। हाँ, और एक और है कि एक मीठा शब्द सर्दियों के 3 महीने गर्म रख सकता है। इस दूसरी कहावत पर एक गहरा सवाल उठता है दिमाग में। क्या काइजन में सबसे जरूरी कदम यही है कि वो मीठा शब्द किसी और से पहले अपने आप से कहा जाए? ये आपने बहुत गहरी बात कही। आत्मस्वीकारती और खुद को माफ करना ही निरंतर सुधार की असली नींव है। क्योंकि अगर खुद के प्रति कठोरता होगी तो बदलाव का वो पूरा प्रोसेस वहीं टूट जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि काइजन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि बदलाव का एक जीवन भर चलने वाला सफर है।
और ये किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपनी बॉडी और माइंड की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। सही कहा। और डीप डाइव खत्म करने से पहले एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। कैसा विचार? अगर काइजन का मतलब प्रोडक्टिविटी और आदतों में 1% का सुधार करना है, तो क्या होगा अगर यही फिलॉसफी बिल्कुल कुछ न करने और आराम करने की क्षमता को बेहतर बनाने पर लागू की जाए? क्या बात है। आज की इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के आराम करना सीखना ही शायद काइजन का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। इस आरामदायक शांति की कल्पना कीजिए और खुद के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये डीप डाइव चर्चा मददगार लगी तो कृपया बुक बाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए एक साथ और स्मार्टर, फास्टर और बेटर बने, एक नई किताब के साथ जल्दी फिर मिलेंगे।